हम डिस्कशन कर रहे हैं पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में, जो कि क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था 1991 में। वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। अक्टूबर 1991 में विश्व बैंक के साथ एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। यह संस्था विकासशील देशों और संक्रमण के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं को उनकी परियोजनाओं के लिए अनुदान देती है, जिससे वैश्विक पर्यावरण को लाभ तथा सतत आजीविका को बढ़ावा मिलता है। क्या होता है? वैश्विक पर्यावरण को लाभ और सतत आजीविका को बढ़ावा मिलता है। भारत इसका संस्थापक सदस्य विश्व पर्यावरण सुविधा का, और इसमें विश्व बैंक के साथ इसे पायलट कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। और वैश्विक पर्यावरण सुविधा प्रारंभ में 4 तथा बाद में 6 चिन्हित क्षेत्रों पर कार्य करती है। तो वे 6 चिन्हित क्षेत्र हैं, उस पर वैश्विक पर्यावरण सुविधा प्रारंभ की गई थी। वह एक तो है जैव विविधता, एक जलवायु परिवर्तन, तीसरा भूमि अवक्रमण, चौथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल, पांचवा ओजोन परत ह्रास, छठा बेहतर रासायनिक प्रबंधन। ये सब क्या है? ये है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के 6 चिन्हित क्षेत्र जो वर्तमान में कार्यरत हैं। ये वे क्षेत्र हैं जिन पर वैश्विक पर्यावरण सुविधा इन क्षेत्रों पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वह है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। सवाना बायो में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह पार्क लैंड भूमि है जहां घास भूमियों में छिटके हुए भी पाए जाते हैं। 5 मीटर लंबी और सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास है। हाथी घास सवाना प्रदेश मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप में विशाल क्षेत्र में है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये सवाना बायो में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। इस प्रदेश के वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती है। इस बायोम में हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरण, शेर, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, एमू, शुतुरमुर्ग आदि विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को बड़े शिकारों की भूमि यानी कि अफ्रीकन सफारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं सहजीविता, म्यूचुअलिज्म। एक समुदाय में 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के बीच निकट साहचर्य है, जिसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं। जैसे लाइकेन में जहां कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ए गेम्बे की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी और डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो इसमें कौन सी है? वह केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है प्रवाल भित्ति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अभिकथन एसर्शन। ए जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण आर जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के प्रवाह या बहिर्गमन व निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसमें जो अभिकथन एसर्शन है ये सही है। लेकिन जो ये रीजन है, कारण, ये गलत है। जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जैविक और अजैविक संगठकों को शामिल किया जाता है। जैव मंडल वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल से निर्मित होता है। विवर्त तंत्र यानी कि ओपन सिस्टम प्रणाली। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं होता है, ये तो उसमें दिया गया है। परंतु पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाता है, और इस ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, अर्थात ऊर्जा के निवेश और स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। और यहाँ कथन
जो कारण दिया गया था उसमें यूँ लिखा हुआ था कि कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऊर्जा के प्रवाह और निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि ऊर्जा के निवेश और स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, और यहाँ नहीं है दे रखा, इसलिए रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं उत्पादक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है, क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इसलिए क्या होता है, बहुत सी वायुमंडल के नीचे भाग में नहीं रहती है। मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो सबसे पहले आ जाएगा सालामेंडर, उसके बाद आ जाएगा अजगर और फिर कंगारू। सालामेंडर, अजगर और कंगारू, ये इसका जीवों के विकास का अनुक्रम है, क्रमिक विकास है ये, और जीव जंतुओं में परिवर्तनों का एक क्रम है जो लाखों वर्षों से होता आ रहा है, जिसमें नई प्रजातियों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से कौन सा विकास का सही अनुक्रम है। शार्क, कच्छप और उदबिलाव। सबसे पहले शार्क की जो श्रेणी है वो सबसे पहले शार्क आए, फिर कच्छप, फिर उदबिलाव। जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तनों को क्रमिक विकास कहते हैं। किसे कहते हैं क्रमिक विकास? जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को। जैसे कि ये मत्स्य वर्ग है, मत्स्य वर्ग में रोहू, मांगुर, शार्क, टारपेडो, समुद्री घोड़ा, डॉगफिश आदि को रखा गया है। तो शार्क मत्स्य वर्ग का प्राणी है, ऑप्शन में शार्क दिया गया है, इसलिए पहले आ जाएगा। फिर मत्स्य वर्ग के बाद उत्पत्ति हुई उभयचर की, जिसमें आ जाएंगे मेंढक, सालामेंडर, माउंटेन चिकन और आदि। फिर सरीसृप वर्ग, इसमें आती है छिपकली, सर्प, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि। तो ये यहाँ पे कच्छप दे रखा है। कच्छप जो है सरीसृप वर्ग का प्राणी है, जो मत्स्य वर्ग, उभयचर और उसके बाद सरीसृप वर्ग का उदय हुआ। फिर आ जाता है सरीसृप वर्ग के बाद स्तनधारी वर्ग, इसमें आ जाते हैं ऊदबिलाव, व्हेल, चमगादड़, चूहा आदि। ये इसमें आ जाते हैं स्तनधारी वर्ग में। और ऑप्शन में ऊदबिलाव है, जो कि मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप वर्ग और फिर स्तनधारी वर्ग, जिसके बाद आता है स्तनधारी वर्ग, उसमें ये शामिल है ऊदबिलाव। फिर अंत में पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में शुतुरमुर्ग, कबूतर आदि आते हैं। तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? मत्स्य वर्ग के जीवों की, फिर उभयचर, फिर सरीसृप वर्ग, फिर स्तनधारी वर्ग, फिर पक्षी वर्ग।